हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुत्कल बायोलॉजी में। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने क्लीवेज पढ़ा यानी कि विदलन पढ़ा, किस तरीके से जाइगोट जो है वो मोरुला के अंदर चेंज हो जाता है और मोरुला के बाद वो किस तरीके से ब्लास्टुला में बदल जाता है। ठीक है, ब्लास्टुलेशन की यदि हम सिंपल भाषा में बात करें तो मोरुला से जब वो ब्लास्टुला में बदलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ये सिंपल भाषा में समझाने के लिए चीज़ हो गई। ठीक है, चलिए ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ। ठीक है, ये जाइगोट है, जिसे फर्टिलाइज्ड एग हम कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके बाद जब इसमें क्लीवेज होंगे तो ये 8 सेल स्टेज बनेगी। ये डायग्राम थोड़ा शॉर्ट में समझाने के लिए बनाया है, इसलिए 2 बनेंगी पहले, फिर 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। ठीक है, तो 8 सेल की जो स्टेज होती है 8 से लेकर 32 तक बेसिकली हम मानते हैं, 16 से 32 की मानते हैं, तो उसके अंदर हम उसे मोरुला कह लेते हैं। ठीक है, फिर भी आगे इसके अंदर जो क्लीवेज हैं वो चलते रहते हैं और क्लीवेज यानी कि सेल जो डिवाइड है वो कर रही है आगे, और जो मोरुला है उस मोरुला से क्या बन रहा है, आपका ब्लास्टुला बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ब्लास्टुलेशन। ठीक है, यानी कि ब्लास्टुला भवन। ठीक है, ये इसका हिंदी में टर्म आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन लेके देखें, ब्लास्टुला का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें ये जो ब्लास्टुला है वो दिखाई देता है। अंदर से खोखली गुहा हमें एक दिखाई देती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें तो ये गैस्ट्रुलेशन होता है कि किस तरीके से जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रुला के अंदर बदल जाता है। इस प्रोसेस को अपन गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, जो कि आगे हम वीडियो में बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है, चलिए देखिए बेसिक की हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हम जाइगोट देखते हैं। जाइगोट के बाद वो मोरुला में बदलता है, किस प्रोसेस के थ्रू, विदलन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, मोरुला जिसे तूतक कहते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मालबेरी शब्द से ये शब्द आया मोरुला, जिसका मालबेरी का मतलब होता है शहतूत। ठीक है, इसमें आगे जो है फर्दर विदलन होते रहते हैं यानी क्लेवेज होते रहते हैं, और लास्ट में वो किसके अंदर बदलता है, ब्लास्टुला के अंदर बदल जाता है, जिसे कहते हैं कोरक। तो बेसिक यदि हम बात करें तो मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, ब्लास्टुलेशन या फिर कोरक भवन। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा, और मैं इन पॉइंट्स की ये मैंने खुद ने लिखे हैं और इन पॉइंट्स की मैं गारंटी लेता हूँ कि इन पॉइंट्स में से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आसानी से पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे ही मोरुला से ब्लास्टुला बन जाता है विदलन वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं, क्लीवेज के अंदर हम ब्लास्टुलेशन जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो जब मोरुला से ब्लास्टुला बन जाता है उसके बाद विदलन रुक जाते हैं। ठीक है, आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लास्टुला जो विदलन की प्रोसेस है वो कब रुकती है, तो कब रुकती है, जब मोरुला से ब्लास्टुला बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लास्टुला 64 सेल से लेकर 100 सेल्स वाला ग्रुप होता है, यानी कि जब हम मोरुला की बात करते हैं तो मोरुला के अंदर 8 सेल या फिर 16 सेल या फिर 32 सेल्स, कितने 32 सेल्स तक हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम ब्लास्टुला की बात करते हैं तो ब्लास्टुला में 64 सेल से लेकर 100 सेल्स तक का जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा, ब्लास्टुला कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि हम कि ब्लास्टुला को स्तनधारी यानी कि जो मैमल्स होते हैं जिनमें बेसिक ह्यूमन आता है उसमें इसको ब्लास्टोसिस या कोरक पुट्टी कहते हैं। देखिए ब्लास्टुला जो है एक कई प्रकार के ब्लास्टुला हमें देखने को मिलते हैं, आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कितने कितने प्रकार के ब्लास्टुला जो होते हैं। तो हम यदि ह्यूमन्स के अंदर बात करें तो इसी ब्लास्टुला को ह्यूमन्स में ब्लास्टोसिस्ट या फिर कोरक पुट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जब मोरुला ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला में बदल जाता है तो फिर कोरक खंड होते हैं जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है। यानी कि बेसिक यदि हम थोड़ी टिपिकल भाषा में इसकी बात करें तो क्या कह रहा है ये कि ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ब्लास्टुला में जब बदलता है मोरुला तो बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं यानी कि जो कोरक खंड होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर देखिए ये ब्लास्टुला बन चुका है। ठीक है, तो ये जो मोरुला है इसका प्रत्येक ये क्या है, एक कोरक खंड है या फिर हम कहें जैसे ब्लास्टोमियर है, ये प्रत्येक क्या है इसका, ब्लास्टोमियर है। तो इन सब का क्या होगा, एक रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट किस होता है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कोरक खंडों के पुनर्व्यवस्थित या फिर रीअरेंजमेंट होने पर कुछ कोरक खंड जो है वो परिधि पर चले जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर समझिए, देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये आपको जो पिंक कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है ये कुछ सेल्स हैं जो कि कहाँ पर आ गई हैं, परिधि की तरफ आ गई हैं या फिर पेरिफेरल सरफेस पर ये आ गई हैं, और इन सरफेस वाली सेल्स को क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स या फिर ट्रोपोब्लास्ट लेयर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इस लाइन के अंदर। अच्छा हम यदि ट्रोफोब्लास्ट की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं पोषकोरक।
ठीक है। पोषकोरक, अब नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, पोष मतलब इनको पोषकोरक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कार्य भ्रूण को पोषण देने का होता है। यानी कि जो एम्ब्रियो वहाँ पर डेवलप हो रहा है उसको जो पोषण देने का कार्य कौन करता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनती है यही क्या करती है, उनको पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है। अब कुछ सेल्स ने तो क्या किया, लेयर्स बना ली एक अपनी बाहर की तरफ जाके, जैसे क्या कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट लेयर कह रहे हैं, और जो शेष कोरक खंड होते हैं यानी जो बचे कुचे ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो किसी एक ध्रुव पर, ठीक, यानी कि ये यदि हम मोरूला की बात करते हैं, जाइगोट की बात करते हैं, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ये वाला ध्रुव होता है, एक ये वाला ध्रुव होता है। इस ध्रुव को एनिमल पोल कहते हैं और इस वाले ध्रुव को वेजाइटल पोल कहते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात थी, लेकिन यहाँ पर उन जो पोल है उनका अलग अलग नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए, शेष कोरक खंड किसी एक ध्रुव पर एकत्रित हो जाते हैं तथा इनर सेल मास बनाते हैं। एक शब्द हो रहा है इसका यहाँ पर, इनर सेल मास, ठीक है, या फिर एम्ब्रियोनिक सेल्स कहलाते हैं। तो बेसिक क्या बात हो रही है कि कुछ कोरक खंड क्या करेंगे, एक ध्रुव के ऊपर यानी एक पोल की तरफ एकत्रित हो जाएंगे और क्या बनेंगे, इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोनिक सेल्स बनाएंगे या कहलाते हैं, तथा इस ध्रुव को एम्ब्रियोनिक पोल, जिस ध्रुव की तरफ वो एकत्रित हुए हैं उसे एम्ब्रियोनिक पोल कहेंगे और दूसरे ध्रुव को अब एम्ब्रियोनिक पोल कहेंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम से एक बार समझते हैं। कुछ लेयर्स तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है हमें, देखिए ये लेयर्स जो हैं ये तो पेरिफेरल बन गई हैं, यानी सरफेस की तरफ ये सेल्स आ गई हैं। अब देखिए कुछ सेल्स, ये जो ब्लू कलर की हमें सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये एक ध्रुव की तरफ एकत्रित हो गई हैं। ठीक है, एक पोल यहाँ पर बन गया है, जिस पोल की तरफ ये एकत्रित हो रही हैं उस पोल को क्या कहेंगे अपन, एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक, और इन सेल्स को क्या कहेंगे, इंटरनल सेल मास या फिर इनर सेल मास। ठीक है, और इस पोल को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक पोल। यदि ये दूसरे ध्रुव की बात करें तो यहाँ पर कोई भी सेल नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं है। तो जब किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं है तो इस पोल को क्या कहेंगे, अब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है एम्ब्रियोनिक पोल और अब एम्ब्रियोनिक पोल। यदि हम हिंदी में बात करें तो ये होगा भ्रूणीय ध्रुव और ये होगा अभ्रूणीय ध्रुव। ये वाला जो पोल बनेगा, बता दो, ये वाला जो पोल बनेगा ये भ्रूणीय पोल बनेगा, भ्रूणीय ध्रुव बनेगा, ये अभ्रूणीय ध्रुव बनेगा। ठीक, ये जो बाहर की लेयर है ये मैंने आपको बता रखा है क्या है, जोना पेल्यूसिडा है, जो कि किस में मदद करती है, इसकी कवरिंग है एक तरह की, जो कि इसको झटके वटके जो भी लगते हैं यानी बाहरी सुरक्षा एक कवरिंग का कार्य करती है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं जो पेरिफेरल यानी कि सरफेस की तरफ है, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे कहते हैं कोशिका खंडों यानी ब्लास्टोमियर्स हैं, उनके रीअरेंजमेंट से ब्लास्टोसिस्ट में एक खोखली गुहा बन जाती है। देखिए यहाँ पर सेल्स बन चुकी हैं, एक तरफ सेल्स एकत्रित हो गई हैं, इनर सेल मास, बाकी की सेल्स पर्दे की तरफ बन गई। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, एक खाली गुहा बन गई है, खाली जगह हमें दिखाई दे रही है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं या फिर कोरक गुहा इसे कहा जाता है। ठीक है, और इस गुहा की क्या खासियत है कि इसमें एक द्रव भरा रहता है, जो कि द्रव क्या करता है, एक तरह से पोषण कह लीजिए, जो भी भ्रूण अंदर बनेगा उसको पोषण देने का कार्य ये करता है। चलिए, तो इस डायग्राम के थ्रू हमने बेसिक जो बात थी ब्लास्टुला की वो हमने समझ ली। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट लेयर की सहायता से गर्भाशय की आंतरिक भित्ति पर चिपक जाता है। ठीक है, यानी ब्लास्टोसिस्ट की यदि हम बात करते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, इसकी ये वाली जो लेयर है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इसकी सहायता से ये क्या करता है, यूटेरस की दीवार पर चिपक जाता है। यूटेरस की 3 दीवार होती हैं जिनमें जो आंतरिक भित्ति होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम पर ये किसकी सहायता से चिपकता है, ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से चिपकता है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला यूटेरस की कौन सी भित्ति पर चिपकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा बनता है कि ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टुला गर्भाशय की भित्ति पर किस परत की सहायता से या किस अंग की सहायता से वो चिपकता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, ट्रोफोब्लास्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं। जैसे ही वह वहाँ पर चिपक जाता है उसके बाद जो यूट्राइन सेल्स होती हैं यानी जो गर्भाशय की कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाओं का काम क्या है, विभाजन करना। तो वो कोशिकाएं दोबारा अपना विभाजन स्टार्ट कर देती हैं, यानी विभाजन जो है उनका शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो डिवाइडेशन करती हैं तो वो ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर कवर कर लेती हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे ही ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टुला है, वहाँ पर जाकर चिपकेगा। ठीक है, किसकी सहायता से चिपकेगा, ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से चिपकेगा, और चिपकते ही जो यूट्राइन सेल्स यानी जो कोशिकाएं हैं, गर्भाशय की कोशिकाएं हैं, वो वहाँ पर जो अपना विभाजन है वो स्टार्ट कर देंगी, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय भित्ति में धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक तरीके से चला जाता है। आगे का एक डायग्राम आएगा उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर दूंगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि रोपण कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर की सहायता से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टुला है अपना, ये गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है यानी आंतरिक भित्ति है, ये वाली उस आंतरिक भित्ति पर ये जाकर चिपकेगा, और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। ठीक है,
चलिए, रोपण होने के साथ ही जो अपनी प्रेगनेंसी पीरियड होता है यानी गर्भावस्था है वो क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि निषेचन के 7 से 8 दिन में रोपण हो जाता है, यानी कि जो निषेचन जिस दिन हो रहा है उसके 7 से 8 दिन के बाद जो रोपण है आपका वो हो जाता है। और 12वें दिन क्या होता है कि 12 दिन के अंदर 12 दिन में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पूरी तरीके से जो है वो धस जाता है, यानी कि सेल जो डिवाइड करती है उनमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो 7वें 8 दिन यदि रोपण हो रहा है तो 12वें दिन तक जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसको पूरी तरीके से गर्भाशय अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और ब्लास्टोसिस्ट बनने के साथ ही जो जोना पेलिसुला लेयर है वो नष्ट हो जाती है, ये वाली जोना पेलिसुला। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब तक जोना पेलिसुला रहेगी तब तक इसमें डिवाइडेशन है वो होते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा उसके बाद जो जोना पेलिसुला है वो नष्ट हो जाएगी और यहाँ पर इसका अब भाई जब ये गर्भाशय के पास पहुंच चुका है तो अब इसको किसी भी तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। जो जोना पेलिसुला है वो इसको एक ही काम करती है, उसका काम सिर्फ एक है कि इसको जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इसको वो रास्ता तय करवाना जो कि इसकी मंजिल है, यानी कि इसको कहाँ पहुँचना है, गर्भाशय पर पहुँचना है। तो गर्भाशय तक इसको कोई नुकसान ना हो इसलिए इसकी सुरक्षा करती है कौन, जोना पेलिसुला। ठीक है, चलिए इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये जो डायग्राम है ये काफ़ी आपको टिपिकल से लग रहा होगा डायग्राम, लेकिन जब इसको समझेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से तो आपको बहुत ही ईजी लगने लग जाएगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए इस ऑर्गन की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं ये कौन सा ऑर्गन है, ओवरी है, यानी कि ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर ये अपनी जो oogenesis प्रोसेस हो रही है, उसके बाद जो मैच्योरिंग फॉलिकल है उसके बाद एग यहाँ पर निकल रहा है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद ये एग यहाँ पर देखिए निकल चुका है, इसको हमने यहाँ पर जूम करके दिखाया है इस पिक्चर में। तो इस पिक्चर के अंदर ये देखिए कोरोना रेडिएटा है, इसकी लेयर है यानी कवरिंग है, और ये रही है आपकी जोना पेलिसुला वाली कवरिंग। ठीक है, चलिए ये एग आगे बढ़ेगा और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्पर्म्स हैं, इन्होंने इसको घेर लिया है। ये प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, हम यहाँ पर जूम करके इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये प्रोसेस बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है, लेकिन हम इसे जूम करके यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे स्पर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। काफ़ी सारे स्पर्म्स ने इसको घेर लिया है। ठीक है, ये आकर अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये इसका जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है, प्रकेंद्रक है इसका अंडे का जो है, लेकिन यहाँ पर इस वाले जो स्पर्म है इसकी जीत हुई है और इसने अपने न्यूक्लियस को अंदर भेज दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने न्यूक्लियस हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं। चलिए जैसे ही ये आगे बढ़ेगी, आगे जो प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या है, ये दोनों न्यूक्लियस आ चुके हैं। एक आपका एग का न्यूक्लियस है और एक आपका स्पर्म्स का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आगे देखिए इसके अंदर डिवाइडेशन हो रहा है, दोनों जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने अपने क्रोमोसोम्स को ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर सेल जो है वो डिवाइड करने की स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये आगे बढ़ती है यहाँ पर, तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जाइगोट जो है वो बन चुका है, ये वाला जाइगोट। ठीक है, हमने क्या देखा था कि क्लीवेज क्या होता है कि जाइगोट से और आपका मोरूला बनने तक की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लीवेज कहलाती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, क्लीवेज कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही जाइगोट के अंदर एक डिवीजन होगा, यानी कि पहला क्लीवेज होगा, तो 2 सेल बनेंगी। एक सेल से कितनी बनेंगी, 2 सेल, और ये काम कितने घंटे में हो जाता है, 36 घंटे के अंदर ये काम हो जाता है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, जब दूसरा क्लीवेज होगा, यानी कि अब कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी, और ये काम कितने घंटे के अंदर हो जाएगा, 48 घंटे के अंदर। ये 2 कोशिकाएं थी पहले, अब ये कितनी बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, आगे फिर इसमें डिवीजन होंगे और 4 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 8 कोशिकाएं बनेंगी, और ये काम कितने घंटे में हो जाएगा, 60 आवर्स में। ये जो काम है आपका 60 घंटे के अंदर ये वाला काम हो जाएगा, और यहाँ पर क्लीवेज जो है कंप्लीट हो जाएगा चलने के बाद। एक जो चीज़ है वो यहाँ पर बनेगी मोरूला। ठीक है, मोरूला यहाँ पर बन गया, और मोरूला क्या है, 16 to 32 सेल्स का जो ग्रुप है वो उसको क्या कहते हैं, मोरूला। और इस काम में कितने घंटे लगते हैं, 72 आवर्स इसमें लग जाते हैं आराम से। ठीक है, सेल डिवीजन अभी यहाँ पर रुका नहीं है, सेल डिवीजन चलता रहेगा। और मोरूला के बाद ये बनेगा आपका क्या, ब्लास्टूला, जो कि अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ब्लास्टूलेशन। तो मोरूला के बाद मैंने आपको बताया था ये जो बाहर की परत है इसकी, ये बाहर की परत मैंने आपको बताई थी क्या है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर है। ठीक है, ये जो आपको बैंगनी कलर की या पिंकिश कलर की जो कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर सेल मास, कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो आपको खाली खाली ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी खाली ये गुहा बन गई है, इस गुहा को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहेंगे। ठीक है, या ब्लास्टूला कैविटी कहेंगे। और ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर आपकी बन चुकी है, जिसे आउटर सेल मास हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये ब्लास्टूला है, अब यहाँ पर जो क्लीवेज है वो बंद हो चुके हैं, ब्लास्टूला बन चुका है, अब क्लीवेज का कोई काम नहीं है। अब
यहाँ पर देखिए अब ये दोबारा हम इसके अंदर चलते हैं, अपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए ये एग था, इस एग का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर ये जाइगोट बना फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये फेलोपियन ट्यूब है। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये जाइगोट बन गया, ये 2 सेल स्टेज आ गई, ये 4 सेल स्टेज आ गई, ये 8 सेल स्टेज आ गई और ये 16 सेल स्टेज आ गई। और यहाँ पर जाकर ये क्या बन गया, ब्लास्टूला बन गया या ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए अब काम क्या है अपना इम्प्लांटेशन। ये इसकी जो इनर लेयर है जिसे क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम कहेंगे, ये बीच वाली है जिसे मायोमेट्रियम कहेंगे। तो अब इस जो चीज़ है इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। देखिए तो ये जो इम्प्लांटेशन हो रहा है ये 8 से 14वें दिन इम्प्लांटेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो ये जो सेल्स हैं जिसके थ्रू ये चिपक रहा है इसको क्या कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स कहेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उसी की सहायता से इसका इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है यानी यूटेरस में होता है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है अपना इम्प्लांटेशन है वो हो चुका है। हमारा यही काम था इम्प्लांटेशन को देखना। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई इसकी, और होते होते फेलोपियन ट्यूब में होते हुए इसके यहाँ पहुँचना था यानी गर्भाशय पर आकर इसको इम्प्लांट होना था, इसको यहाँ पर चिपकना था। अब इम्प्लांटेशन हो चुका है। इसके बाद अब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस है वो होगी, और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर आपकी जो 3 लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, वो सारी प्रोसेस हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कई प्रकार के, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के यहाँ कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट एक प्रकार का क्या है, ब्लास्टूला ही है। तो एक है आपका सीलोब्लास्टूला, ठीक है, दूसरा है आपका एम्फीब्लास्टूला, तीसरा है डिस्क ब्लास्टूला, चौथा है ब्लास्टोसिस्ट जो कि ह्यूमंस में मिलता है, और पांचवा है पेरीब्लास्टूला, और छठवां है आपका स्टीरियोब्लास्टूला। ठीक है, ये कई प्रकार के ब्लास्टूला हैं, टोटल 6 प्रकार के ब्लास्टूला हैं। इसमें से हमें जो चीज़ें पढ़नी थी यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लास्टूला आता है, एक तो ब्लास्टोसिस्ट है जिसे ह्यूमंस की कहते हैं, तो ह्यूमंस में हमने इसे पढ़ लिया है। और एक आता है आपका मेंढक के अंदर जो ब्लास्टूला दिखाई देता है उसे हम एम्फीब्लास्टूला कहते हैं। ठीक है, तो 2 पढ़ने थे, हमने जो ब्लास्टोसिस्ट है इसे पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे इसको एम्फीब्लास्टूला को। देखिए एम्फीब्लास्टूला को हिंदी में कहते हैं उभयी कोरक, और इस प्रकार के कोरक में संरचनात्मक रूप से विविध 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए जब एम्फीब्लास्टूला की बात करते हैं तो मेंढक में ये पाया जाता है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंढक में कौन से प्रकार का ब्लास्टूला पाया जाता है, तो इसको याद कैसे करेंगे। देखिए जो मेंढक है वो क्या है, एक प्रकार का एम्फीबियंस है। ठीक है, और उसमें जो कोरक है वो भी कौन सा पाया जाएगा, एम्फीब्लास्टूला उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, बेसिकली हमारी जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक ट्रोफोब्लास्ट होती हैं और दूसरी इसमें इनर सेल मास होता है, लेकिन हम उनमें साइज के बेस पे जो है डिफरेंस नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो आपको ब्लास्टूला दिखाई दे रहा है, ये ब्लास्टूला आपका किसका है, मेंढक का ब्लास्टूला है। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, एक होंगी माइक्रोमेयर्स, दूसरी होंगी मैक्रोमेयर्स, या फिर हम जिसे कह सकते हैं मैक्रोमेयर, या फिर हम जिसे मेगामेयर्स कह सकते हैं। तो जो छोटी वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हें लघु कोरक खंड कहते हैं, जिन्हें माइक्रोमेयर्स कहते हैं, और इनका आकार कैसा होता है, छोटा आकार होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये छोटी कोशिकाएं, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया क्या, माइक्रोमेयर्स। वहीं यदि दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ जो कोशिकाएं हैं वो साइज में हमें थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, मेगामेयर्स या फिर मैक्रोमेयर्स हम इन्हें कहते हैं। और इनमें जो कोरक गुहा की बात करते हैं, यानी ये जो हमें खाली जगह दिखाई दे रही है इसे कहते हैं ब्लास्टोसील, और इसमें ब्लास्टोसील हमें बिल्कुल बीचों बीच में ना दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, यानी कि मध्य में नहीं पाई जाती बल्कि गुहा पृष्ठ की तरफ स्थित होती है। ठीक है, यदि ये गुहा होती बीचों बीच तो ये कुछ ऐसी होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन है कहाँ पर, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ पाई जा रही है। इसमें ये अंतर देखने को मिलता है हमें किसमें, उभयी कोरक में और ब्लास्टोसिस्ट में। दूसरी तरफ हम बात करते हैं साइकन की। ठीक है, तो इस तरह के कोरक जो किसमें पाए जाते हैं, साइकन और मेंढक में पाए जाते हैं। अब साइकन के कोरक की बात करते हैं तो ये वाला ब्लास्टूला किसका है, साइकन का। यहाँ पर देखिए हमें एक नई चीज़ दिखाई दे रही है, ये कोशिका हमें मेगामेयर्स दिखाई दे रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमें माइक्रोमेयर्स दिखाई दे रही है, साइज के आधार पर भी हम इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीर से छोटे छोटे नुकीले दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है क्या, फ्लैजिला बोला जाता है, कशाभिका या कशाभ जिन्हें बोला जाता है। ये कशाभ भी पाए जाते हैं, और ये कशाभ सिर्फ नीचे वाली जो कोशिकाएं यानी कि जो माइक्रोमेयर्स होते हैं उनमें ही ये कशाभ पाए जाते हैं, मेगामेयर्स पर ये कशाभ जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिया आपका।
ये टॉपिक था आपका ब्लास्टुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, किस तरीके से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से वो गर्भाशय पर जाकर इम्प्लांट होता है, उसको किस तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। आगे अपन गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे और किस तरीके से ये जो आपको लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो एंडोडर्म से बनते हैं, कौन से एक्टोडर्म से बनते हैं, जिसे अपन कहते हैं फेट ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।